हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्लैक बुक का जीके हम लोग कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज फिर देखेंगे प्राचीन हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, टीसीएस और रेलवे दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वो उन्हीं के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो ये सिंधु नदी था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वो सिंधु नदी तक फैला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो वो जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से वो जुड़े थे। अगला है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो वो थे आर समशास्त्री। कौन थे? आर समशास्त्री। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीतिक और शिल्प दोनों से संबंधित है। अगला है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, जो कि भारत का पहला दौरा, कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कहाँ का? यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डैश अशांति थी। तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। अगला है, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। तो बिंदुसार जो है वो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अगला है, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है बहुत ही फेमस राजा, वो किस वंश का था? मौर्य वंश का राजा था। और कहाँ का? तो मगध साम्राज्य का राजा था। अगला है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की पत्नी जो थी वो कारुबाकी थी। कौन? कारुबाकी। अगला है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक ने ही लड़ा था। अगला है, मौर्य साम्राज्य में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो वो कलिंग की घटना, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वो जो है उनकी प्रशासनिक नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो ये शिलालेख जो है वो
13वां शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपने मतलब कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है और युद्ध से त्याग लेने की घोषणा की है। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो वो उपगुप्त। उपगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे जो कि अशोक को प्रभावित किए थे। अगला है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? तो खरोष्ठी लिपि में जो है उत्तर पश्चिम। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में? तो उत्तर पश्चिम भाग के शिलालेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? तो प्रबुद्धि निरंकुशता। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण जो है वो प्रबुद्ध निरंकुशता होगा। क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो सारनाथ जो स्तंभ है जो कि यूपी में है उस पे उकेरे गए बनाए गए जानवर जो है वो हाथी पूर्व, घोड़ा पश्चिम, सिंह उत्तर और बैल जो है वो दक्षिण, ये 4 जानवर का स्तंभ जो है वो उस पे चित्र बनाया गया है। अगला है भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? तो भारत सरकार जो है वो अशोक के टाइम का जो है वो स्तंभ जो है उससे उधार लिए हैं। अगला है राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में हर कोई जानता है 24 तिल्लियां हैं। अगला है मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो सीताध्यक्ष जो है वो कृषि के प्रभारी अध्यक्ष होते थे। कब? मौर्य प्रशासन के समय में। अगला क्वेश्चन है 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्तंभ जो है वो इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज भी कहा जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला है बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र जो है वो अशोक था। कौन था? अशोक। अगला है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? तो ये जो है धर्म महामात्रों को भेजकर किए थे इसका बौद्ध धर्म का प्रचार। अगला है सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। अगला है सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो ये जो है अशोक जो है ऐसे राजा थे जो शिलालेखों के द्वारा अपना संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। अगला क्वेश्चन है किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो ये जो है अशोक। कौन थे? अशोक थे जो कि मूल रूप से बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाए थे। अगला है देवनाम पिया और पियादस्सी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवनाम पिया से अशोक को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया? तो ये जो है राजा ये अशोक थे। अशोक जो है कलिंग विजय किए थे लेकिन उसका विजय का जो है वो त्याग कर दिए थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार।
अगला है घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला है यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो उस टाइम जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। तो मेगास्थनीज जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज डैश जातियों में विभाजित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज जो है वो 7 जातियों में विभाजित था, जबकि हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था कि वैदिक काल में 4 जातियों में हमारा समाज जो है वो विभाजित था, जबकि मौर्य काल में 7 जातियों में विभाजित था। अगला है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक ने करवाया था। तो धामेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है अशोक ने किसकी प्रचार करने अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की? अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की? तो ये धम्म का प्रचार करके जो है वो अशोक अपने साम्राज्य को एक साथ रखने का प्रयास किए थे। अगला है अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें डैश कहा जाता है। तो अशोक के जो धार्मिक अधिकारी होते थे उन्हें धम्म महामता कहा जाता है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु और झेलम नदी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। इन 2 नदियों के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो हाथी गुफा शिलालेख जो है वो राजा खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई डैश के शासक थे। तो राजा खारवेल जो है वो कहाँ के? कलिंग का एक महान शासक होते थे। अगला है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम ही क्या है? कलिंग है। कलिंग का विजय अर्थात उड़ीसा में ही जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला है अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? तो जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये 3 जो है वो जानकारियाँ मिलती है किसके शिलालेख में? अशोक के शिलालेख में। कौन कौन जानकारी? जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति। अगला है भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बरवार गुफाएं किस काल की है? तो बरवार ये जो है मौर्य साम्राज्य की है। अगला है कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो ये जो है मौर्य स्तंभ जो है वो रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं। अगला है मौर्य काल में डैश केवल राज्य का अधिकारी था। तो मौर्य काल में जो है वो खान केवल राज्य का अधिकारी होता था। अगला है अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो अशोक का जौगड़ा शिलालेख जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? तो उस राज्य का नाम पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों के द्वारा दहेज में दिया गया था। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अगला है भारत सरकार ने प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? तो किसे नहीं? तो सत्यमेव जयते को ये
प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया है। अगला है कि सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री के उकेरे गए हैं? तो वो जो है वो मूल रूप के पत्थर के बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक तीस कौन थे? तीस से थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम शासक था। अगला है, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है मौर्य काल से संबंधित है। बिहार के दीदारगंज में पाई गई चौरी धारक मूर्ति। अगला है, डैश में सुदर्शन झील मौर्य के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो ये जो है गुजरात के सुदर्शन झील जो है वो मौर्य के शासनकाल के दौरान निर्मित एक कृत्रिम मतलब कि बनाया गया जलाशय था। अगला है, डैश मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी तौसाली थी। कहाँ? तौसाली थी। तो मौर्य काल यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है मौर्य काल के बाद, मतलब वो जो था वो मौर्य काल का इतिहास था, ये जो है मौर्य काल के बाद का इतिहास है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद जो है वो शुंग वंश जो है वो मगध साम्राज्य पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? तो वो थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता जो थे वो पतंजलि थे। अगला है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अगला है, शासक गौतम पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो गौतम पुत्र सतकर्णी जो है वो किस वंश से? सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुका था। कौन? सिमुका। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो नक्काशी जो है वो सातवाहन के शासनकाल में सबसे पहले शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो ये जो थे वो सातवाहन वंश। कौन? सातवाहन वंश जो है वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त में गांव देने की प्रथा जो है वो शुरू किए थे। अगला है, सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? तो सातवाहन जो है वो अपने सिक्के को शीशे के सिक्के में जो है वो ढालते थे। अगला है, सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहनों का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन का सबसे महानतम शासक था। अगला है, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ चट्टान शिलालेख जो है वो रुद्रदामन, किससे? रुद्रदामन से संबंधित है। अगला है, सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? तो वो थे पार्थियन जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। उस टाइम जो है वो पार्थियन यहाँ का शासनकाल था। अगला है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुजुल कड़फिशेष था। कौन था?
कुजुल कड़फिसेस। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। कौन था? सबसे महान कुषाण शासक कनिष्क था। अगला 78 ईस्वी से शुरू होने वाला शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शक युग, जिसे शक संवत भी कहते हैं, उसकी स्थापना कनिष्क ने ही किया था। तो कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा? तो 78 ईसा पूर्व में जब वो सिंहासन पर बैठा था, तभी से शक अर्थात शक युग, जिसे शक संवत भी कहते हैं, उसका जो है वो शुरुआत हुई थी। वो कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज दरबार के बहुत ही विख्यात चिकित्सक थे। जे इनका बुक भी है कौन? चरक संहिता। अगला है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को ही जाना जाता है। अगला है गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो गांधार कला विद्यालय जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही विकसित हुआ था। अगला है भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो ये भी जो है वो कनिष्क के द्वारा ही खोला गया। अगला है किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षण भी जो है वो किसने दिया था? कनिष्क ने दिया था। अगला है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है वो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। अगला है कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन जो है वो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। ये तीनों जो है वो कनिष्क के समकालीन थे। अगला है कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गांधार शैली किसका एक संयोजन है? तो ये जो है इंडो ग्रीक शैली का एक संयोजन है। अगला है कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण के काल में जो है वो कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ था। अगला है कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? तो कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह जो है वो किस संग्रहालय में? मथुरा संग्रहालय में स्थित है। अगला है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने के सिक्के जो है वो कुषाण वंश ने जारी किए थे, और शीशे के सिक्के जो है वो शुंग अभी देखे थे, वो सिक्के जो है वो जारी किए थे। अगला 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विद्य शक्ति। कौन था? विद्य शक्ति। अगला है शक युग की स्थापना। तो शक युग की स्थापना 78 ईसा पूर्व में, जिसे हम बताए अभी कि शक संवत भी कहा जाता था। और इस 78 ईसा पूर्व में क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कनिष्क का जो है वो मतलब कि राज्याभिषेक इसी समय हुआ था 78 ईसा पूर्व में। उसी दिन से जो है वो शक संवत का शुभारंभ किया गया। अगला है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? तो अमरावती जो है वो आंध्र के मतलब कि आंध्र सातवाहनों के संरक्षण में जो है वो विकसित किया था। अगला है किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला है पाल वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? तो पाल वंश का प्रथम शासक जो है वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। अगला है कनिष्क एक कुषाण राजा थे। कनिष्क जो है वो कौन थे? कुषाण राजा थे। बहुत ही कुषाण वंश का
बहुत ही महान राजा थे। कौन? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासक खाना बदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो ये जो थे कुषाण वंश के शासक जो है यूएझी खाना बदोश लोगों के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से वो क्या थे? जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया था? तो ये जो है वो कुषाण वंश। कौन था? कुषाण वंश ने ही विकसित किया था। अगला है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। अगला है डैश, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। तो ये सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। अगला है, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने लड़ाई लड़ी थी। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए, तो ये सब जो है वो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़े थे। अगला है, राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो राजा रुद्रदामन भी जो है वो शक वंश के थे। किस वंश के? शक वंश के। अगला है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एक था शक संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में कनिष्क के, मतलब कि कुषाण वंश के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में जो है वो किसका? शक संवत की शुरुआत होती है। जबकि 57 ईसा पूर्व में ये जो है विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो भारत सरकार जो है ये विक्रम संवत को ही मानती है। अच्छा, वो जो है 78 ईसा पूर्व है और ये 58 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है हमारा आज का टॉपिक था पूरा समाप्त हो गया। हम आज 2 चैप्टर देखे, एक तो मौर्य वंश और दूसरा मौर्य वंश के बाद का काल भी हम लोग देखे हैं। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।